हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक सेफ्टी के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेफ्टी यानी कि क्या होता है। सेफ्टी यानी कि वर्क प्लेस में जो भी हजार्ड्स होते हैं या फिर जो भी रिस्क होते हैं उससे प्रोटेक्शन मिलना यानी कि सेफ्टी। और ये जो सेफ्टी है ये सभी के लिए होती है और सभी एम्प्लॉय की हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सभी एम्प्लॉय की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, इसलिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद है कि सभी वर्कर्स की जो वेल बीइंग है उसको इंश्योर किया जा सके। फिर उसके बाद है कि ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव कल्चर जो है वो प्रोमोट हो सके। फिर उसके बाद है कि सेफ्टी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि जो भी एक्सीडेंट और इंसिडेंट प्रिवेंशन है उसको हम इंश्योर कर सके। फिर उसके बाद है कि लॉस प्रिवेंशन में मदद हो सके। फिर उसके बाद है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है और जो भी डेवलपमेंट है उसको भी इंश्योर किया जा सके। फिर उसके बाद है कि कंपनी की कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को इंश्योर किया जा सके। तो ये जो सारे पॉइंट्स है इसके लिए सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब जानते हैं कि सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी को साइट की जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। फिर उसके बाद है कि कंपनी का जो भी एम्प्लॉयर है या फिर कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय है वो सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइट पर सेफ्टी कल्चर जो है वो इंश्योर करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं हजार्ड यानी कि हजार्ड क्या होता है। हजार्ड की बहुत सारी डेफिनेशन है। अगर आप गूगल करोगे तो वहाँ पर हजार्ड की अलग डेफिनेशन आएगी। अगर आप ओशा स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो वहाँ पर अलग डेफिनेशन आएगी। अगर आप निबूश पढ़ोगे तो वहाँ पर भी हजार्ड की अलग डेफिनेशन आएगी। इन सभी डेफिनेशन का मीनिंग एक ही होता है। तो चलिए देखते हैं हजार्ड की डेफिनेशन क्या है। तो हजार्ड यानी कि क्या होता है। हजार्ड मीन्स देयर इज समथिंग विच हैज़ अ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें क्षमता है कि जिसके वजह से नुकसान हो सकता है, उसे हजार्ड कहते हैं। हजार्ड की और एक डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ पोटेंशियल विच में लीड टू इंजुरी, प्रॉपर्टी डैमेज और इन्वायरमेंटल इफेक्ट, यानी कि कुछ पोटेंशियल यानी कि कुछ ऐसी क्षमता है कि जिसके वजह से इंजुरी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है या फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है, उसे हजार्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी एक हजार्ड है, केमिकल्स एक हजार्ड है, वर्किंग अप अ लैडर मतलब लैडर के ऊपर काम करना एक हजार्ड है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा नॉइज़ है मतलब वो एक हजार्ड है, स्ट्रेस ये एक हजार्ड है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे डिफिनेशन की यानी कि रिस्क की। तो रिस्क यानी कि क्या होता है। अ रिस्क इज द चांस हाई और लो दैट एनी हजार्ड विल एक्चुअली कॉज समबडी हार्म। मतलब रिस्क क्या है, रिस्क एक चांस है, संधि है। वो हाई भी हो सकती है या फिर लो भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है। और वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो हजार्ड के ऊपर। हजार्ड जो रिजल्ट देगा उसके कारण किसी आदमी को या किसी पर्सन्स को जो नुकसान पहुंचता है वो है उसका रिस्क। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इलेक्ट्रिकल केबलिंग इज अ हजार्ड। इलेक्ट्रिकल केबलिंग जो है वो एक हजार्ड है। इफ इट हैज स्नैग ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट द एक्सपोज वायरिंग प्लेसेस इट इन अ हाई रिस्क कैटेगरी। मतलब इलेक्ट्रिकल केबलिंग एक हजार्ड है, उसमें अगर मान लो कोई अगर शार्प ऑब्जेक्ट से अगर मान लो थोड़ा सा अगर स्नैग हो गया या कट गया, ठीक है, तो क्या होगा कि पूरा जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो क्या होगी, एक्सपोज हो जाएगी। एक्सपोज हो गई तो मतलब वो हाई रिस्क है, मतलब वो अगर कोई भी अगर उसको टच करेगा तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसकी वजह से इसकी जो रिस्क है वो हाई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अनसेफ एक्ट यानी कि होता क्या है। तो अनसेफ एक्ट की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि कोई भी अनसेफ एक्टिविटीज़ जो पर्सन्स के द्वारा की जाती है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है या फिर एक्सीडेंट में होने वाली जो भी रिस्क है वो ज़्यादा हो सकती है, उसे अनसेफ एक्ट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनसेफ एक्ट यानी कि क्या होता है। यानी कि कोई भी पर्सन किसी अनसेफ एक्टिविटी को करता है और उस एक्टिविटी के दौरान उसकी वजह से होने वाला जो भी रिजल्ट है वो हो सकता है कि उसकी वजह से एक्सीडेंट हो या फिर एक्सीडेंट में होने वाली जो भी रिस्क है वो ज़्यादा हो सकती है, उसे अनसेफ एक्ट कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है
फेलर टू वेयर पीपी, यानी कि जो प्रॉपर पीपी है उसको पहनने में फेल होना। फिर उसके बाद है अनसेफ ड्राइविंग, यानी कि ड्राइविंग जो है वो सही तरीके से नहीं करना। फिर उसके बाद है फेलर टू लॉग आउट टैग आउट, यानी कि लॉग आउट टैग आउट जो सिस्टम है वो करने में फेल होना। फिर उसके बाद है बाईपास और रिमूवल ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, यानी कि जो भी सेफ्टी डिवाइसेस है उसको बाईपास करना या फिर रिमूव करना, वो भी अनसेफ एक्ट है। फिर उसके बाद है यूजिंग डिफेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि जो भी डिफेक्टिव इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल करना, वो भी अनसेफ एक्ट है। फिर उसके बाद है कि जो भी टूल्स है जिसका जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए उसके लिए इस्तेमाल न करके किसी दूसरे काम के लिए उसका इस्तेमाल करना, वो भी अनसेफ एक्ट है। फिर उसके बाद है कि जो भी मशीन फॉल्टी है उसको ऑपरेट करना, वो भी अनसेफ एक्ट है। फिर उसके बाद है कि जो भी पर्सन मशीन को ऑपरेट कर रहा है लेकिन उसके पास उसकी कॉम्पिटेंसी या फिर उसके बारे में कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम न हो, तो वो भी अनसेफ एक्ट है। फिर उसके बाद है कि जो भी सेफ्टी प्रैक्टिसेस है उसके बारे में लैक ऑफ अवेयरनेस होना, जैसे कि मशीन को ऑपरेट करते समय उसका जो सेफ्टी गार्ड है उसको रिमूव करना, तो वो भी अनसेफ एक्ट है। और फिर उसके बाद है हॉर्स प्ले, यानी कि साइड पर की गई कोई भी मजाक मस्ती जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है ये अनसेफ एक्ट के एग्जाम्पल है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनसेफ एक्ट यानी कि क्या होता है। चलिए बात करते हैं कि अनसेफ कंडीशंस यानी कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनसेफ कंडीशंस की डेफिनेशन क्या है। अनसेफ कंडीशंस यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशंस या फिर ऐसे सिचुएशंस, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडीशंस हो सकती है या फिर वैसी सिचुएशन हो सकती है, बायोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती है, फिजिकल कंडीशंस हो सकती है, मैकेनिकल कंडीशंस हो सकती है या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन या फिर सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे कोई भी कंडीशंस हो या फिर सिचुएशंस हो कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट में होने वाली जो भी रिस्क है वो बढ़ सकती है, उसे अनसेफ कंडीशन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनसेफ कंडीशंस यानी कि क्या होता है। यानी कि ऐसी कोई भी कंडीशंस हो सकती है या फिर सिचुएशंस हो सकती है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है या फिर एक्सीडेंट में होने वाली जो भी रिस्क है वो ज़्यादा हो सकती है, उसे अनसेफ कंडीशंस कहते हैं। चलिए और एक उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। वर्क प्लेस में जब भी आप काम कर रहे हो तो उस वर्क प्लेस में जो भी कंडीशंस है कि जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डैमेज या फिर इंजरी हो सकती है, तो उसको अनसेफ कंडीशंस कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहला एग्जांपल है डैमेज इलेक्ट्रिकल वायर्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल वायर है वो अगर डैमेज कंडीशंस में है तो उसको अनसेफ कंडीशन कहते हैं। फिर उसके बाद है फॉल्टी मशीन और इक्विपमेंट विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्टिव गार्ड, यानी कि कोई भी फॉल्टी मशीन हो या फिर इक्विपमेंट हो और उसके ऊपर कोई भी प्रॉपर प्रोटेक्टिव गार्ड नहीं है, तो वो भी अनसेफ कंडीशन है। फिर उसके बाद है ऑयल और जो केमिकल्स है वो स्पिलेज होना, तो वो भी अनसेफ कंडीशन है। फिर उसके बाद है कि जो भी सरफेस है वो अगर मान लीजिए कि स्लिपरी है या फिर अनस्टेडी है, तो वो भी अनसेफ कंडीशन है। फिर उसके बाद है कि लाइट्स की कमी होना या फिर वो सही तरीके से न होना या फिर बहुत ज़्यादा लाइट होना, तो वो भी अनसेफ कंडीशन है। फिर उसके बाद है कि जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर फायर और एक्सप्लोजन के अगर हज़ार्ड मौजूद है तो वो भी अनसेफ कंडीशंस में आते हैं। फिर उसके बाद है पुअर हाउसकीपिंग, वो भी एक अनसेफ कंडीशन है। फिर उसके बाद है एक्सेसिव नॉइज़, यानी कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ होना, वो भी अनसेफ कंडीशन है। फिर उसके बाद है पुअर वेंटिलेशन, यानी कि वहाँ पर वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होना या फिर उसमें कमी होना, तो वो भी अनसेफ कंडीशन है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है ये अनसेफ कंडीशंस के एग्जाम्पल है। तो ये सारे एग्जाम्पल देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अनसेफ कंडीशंस यानी कि होता क्या है और किस कंडीशंस को या फिर सिचुएशंस को हम अनसेफ कंडीशन कह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इंसिडेंट यानी कि क्या होता है। इंसिडेंट यानी कि वर्क रिलेटेड कोई भी घटना होना जिसमें इंजरी हो सकती है या फिर इल हेल्थ हो सकती है या फिर फैटेलिटी भी हो सकती है या फिर उसमें ये पोटेंशियल थी कि ये सब हो सकता था, उसी को इंसिडेंट कहते हैं। चलिए अब जानते हैं एक्सीडेंट के बारे में। तो एक्सीडेंट यानी कि ये अनडिजायर अनप्लान्ड इवेंट होता है कि जिसकी वजह से इंजरी हो, इल हेल्थ हो, प्रॉपर्टी डैमेज हो या फिर फैटेलिटी भी हो सकती है। आपको और एक बात ध्यान में रखनी है कि सभी जो एक्सीडेंट है वो इंसिडेंट होते हैं, लेकिन सभी इंसिडेंट जो है वो एक्सीडेंट नहीं होते हैं। चलिए अब जानते हैं पोटेंशियल इंसिडेंट्स के बारे में।
पोटेंशियल इंसिडेंट्स यानी कि अनसेफ प्रैक्टिसेस होते हैं या फिर ऐसे हजार्डस सिचुएशंस होते हैं कि जिसका जो रिजल्ट है वो इंसिडेंट में हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इंसिडेंट होता नहीं है। मतलब यहाँ पर इंसिडेंट होने वाली जो पोटेंशियल्स है ये इसमें होती है। चलिए अब जानते हैं नियर मिस के बारे में। तो नियर मिस यानी कि ऐसा इंसिडेंट कि जिसमें कोई भी इंजरी नहीं होती, इल हेल्थ नहीं होता या फिर प्रॉपर्टी डैमेज या फिर फेटेलिटी भी नहीं होती है, और इसको अलग अलग नाम से रिफर किया जाता है, जैसे कि नियर मिस हो गया, नियर हिट हो गया, क्लोज कॉल हो गया या फिर डेंजरस ऑकरेंस हो गया। तो चलिए अब जानते हैं फर्स्ट एड केस के बारे में। तो फर्स्ट एड केस यानी कि एक ऐसी सिंगल ट्रीटमेंट होती है कि जिसमें ऑब्जर्व किया जाता है माइनर स्क्रैचेस हो, कट्स हो, बर्न्स हो या फिर स्प्लिटर्स हो एक्सेट्रा, और नॉर्मली इसके लिए फिजिशियन से मेडिकल केयर की जरूरत नहीं होती है। तो इस टाइप के ट्रीटमेंट को या फिर ऑब्जर्वेशन को फर्स्ट एड केस में कंसिडर किया जाता है। और यहाँ तक कि अगर ये ट्रीटमेंट फिजिशियन से या फिर रजिस्टर जो भी प्रोफेशनल पर्सन्स है उसके माध्यम से अगर दी जाती है तब भी ये फर्स्ट एड केस के अंडर आती है। चलिए अब जानते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट केस के बारे में। तो मेडिकल ट्रीटमेंट केस यानी कि वर्क रिलेटेड कोई भी इंजुरी कि जिसकी वजह से ना ही वर्क डेज लॉस होता है और ना ही वर्क डेज रेस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन उस इंजुरी को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, वो बाय फिजिशियन हो या फिर अदर मेडिकल स्पेशलिस्ट से हो। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो फर्स्ट एड के अंडर नहीं आती, यहाँ तक कि अगर वो फिजिशियन से हो या फिर रजिस्टर जो भी प्रोफेशनल पर्सन हो उसके माध्यम से दी गई हो। चलिए अब जानते हैं रेस्ट्रिक्टेड वर्क केस के बारे में। तो रेस्ट्रिक्टेड वर्क केस यानी कि वर्क रिलेटेड कोई भी इंजुरी कि जिसकी वजह से जो इंज्योर पर्सन है वो टेम्पररी अपना जो काम है वो नहीं कर सकता, लेकिन उसके नॉर्मल वर्क का जो काम है वो उस दिन कुछ घंटों के बाद या फिर दूसरे दिन आकर कर सकता है, उसे रेस्ट्रिक्टेड वर्क केस में कंसिडर किया जाता है। चलिए अब जानते हैं लॉस्ट टाइम इंजुरी के बारे में। तो लॉस्ट टाइम इंजुरी यानी कि ऐसी इंजुरी कि जिसकी वजह से एटलीस्ट 1 फुल डे जो है वो लॉस्ट टाइम हो जाता है, और इसमें जो है जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है वो दिन काउंट नहीं किया जाता, और ना ही वो दिन काउंट किया जाता है कि जब एम्प्लॉय काम पर आता है, नो मैटर कि एक्सीडेंट कितने टाइम हुआ था या फिर एम्प्लॉय कितने टाइम पर काम पर रिटर्न आया था। फिर उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल इलनेस। तो ऑक्यूपेशनल इलनेस यानी कि वर्क रिलेटेड जो भी एबनॉर्मल कंडीशंस हो या फिर डिसऑर्डर हो, लेकिन वहां पर इंजुरी की वजह से ये नहीं होता है, बल्कि इन्वायरमेंटल जो भी फैक्टर्स है उसके एक्सपोजर के कारण ये होता है, और ये जो है ये एसोसिएटेड होता है एम्प्लॉयमेंट के साथ में, उसे ऑक्यूपेशनल इलनेस कहते हैं। फिर उसके बाद है इन्वायरमेंटल इंसिडेंट। तो इन्वायरमेंटल इंसिडेंट यानी कि ये एक अनप्लान इवेंट है या फिर चेन ऑफ इवेंट है कि जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट होने की क्षमता थी या फिर क्षमता हो सकती थी, उसे इन्वायरमेंटल इंसिडेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हाई नॉइज लेवल जिसके रिगार्डिंग कंप्लेंट्स आती है। फिर उसके बाद है रिकॉर्डेबल केसेस। तो रिकॉर्डेबल केसेस यानी कि ऑक्यूपेशनल डेथ हो या फिर उसके अलावा नॉन फेटल ऑक्यूपेशनल जो भी इंजुरीज है, जैसे कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होना, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वर्क होना, ट्रांसफर टू अनदर जॉब होना या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट होना अदर देन फर्स्ट एड, तो ये सभी रिकॉर्डेबल केसेस के अंडर आते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा बेसिक सेफ्टी के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।